हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति से क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एजुकेशन और नॉलेज से जुड़ी वीडियोस लाते ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे वाले पेज से। तो पेज है 51 और उसका फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एनी कहती है कि कोई भी उसके एक भी शब्द को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वो अपने परिवार का एक ब्रीफ स्केच आपको ना दे दे। हालांकि वो कहती है कि ऐसा करने में उसको खुद को बड़ा जोर आ रहा है, डिसलाइक करती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगी तो शायद कोई भी उसकी डायरी का एक वर्ड भी समझ नहीं पाएगा। तो एनी ने अपने परिवार का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। तो एनी कहती है कि उसकी जो पिताजी हैं वो दुनिया के सबसे एडोरेबल फादर हैं और ऐसे पिताजी शायद ही भगवान ने कभी किसी को दिए होंगे। तो उसके पिताजी ने उसकी मदर से तब तक शादी नहीं करी थी जब तक उनकी मॉम की एज जो है 25 नहीं हो गई थी और उनकी एज, उनके डैड की एज जो है 36 नहीं हो गई थी। तो वो एनी आगे कहती है कि उनकी जो बहन थी मार्गोट, उनका जन्म जो है 1926 में जो है जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हुआ था और एनी का जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था। तो ये कहते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक ये जो है 4 साल की नहीं हो गई थी। तो इनके फादर जो है 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं और इनकी जो मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये इनके पिताजी के पास सितंबर के अंदर जो है चली जाती हैं और मार्गोट और जो एनी है उनको भेज दिया जाता है उनकी दादी के पास आचेन के अंदर। तो सबसे पहले मार्गोट जाती है हॉलैंड दिसंबर में और फरवरी के अंदर जो है भेजा जाता है एनी को दादी के घर पे। तो जब ये दादी के घर पे पहुंची तो ये मान लीजिए कि अपनी बड़ी बहन मार्गोट के लिए एक तरह का बर्थडे गिफ्ट बनकर के ये पहुंची थी। तो ये कहते हैं कि इन्होंने अपना जो स्कूलिंग है मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू किया। एक नर्सरी स्कूल था मॉन्टेसरी पद्धति से स्टाइल से चलने वाला और ये उस स्कूल में 6 क्लास तक पढ़ी। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास से वहाँ पर स्टार्ट किया था और 6th क्लास तक ये वहाँ पर पढ़ी। तो ये आगे कहती है कि इनकी जो टीचर थी मिसेस कुपेरस, वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी और एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो फेयरवेल कह रही थी तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था एनी के लिए भी और मिसेस क्यूपेरस के लिए भी एक तरह का अलविदा कहना। कहती कि 1941 में जो है एनी की ग्रैंड माँ बीमार पड़ी और उनका एक ऑपरेशन किया गया था। तो उस साल जो है एनी का बर्थडे बिना किसी खास सेलिब्रेशन की गुजर गया और एनी कहती है कि 1942 में जो है इनकी ग्रैंड माँ जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि ये अपनी दादी से कितना ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें कितना ज़्यादा मिस करती थी। तो 1942 में एनी का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया वो दरअसल लोगों का मूड सही करने के लिए किया गया था, क्योंकि सभी के सभी जो है दादी को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। तो वहाँ पर एक कैंडल खास तौर से दादी के लिए लगाया गया था और तब से ये चारों के चारों साथ में रहे। एनी, उसकी बड़ी बहन मार्गोट, एनी के डैड और मॉम, तब से चारों साथ में ही थे और साथ रहते रहते वो दिन आ जाता है। तारीख है 20 जून 1942 और तब से एनी जो है डायरी में अपने जो अनुभव है, अपने एक्सपीरियंसेस है, अपने जो मन की बातें हैं वो यहाँ से वो लिखना शुरू करती है। तो अपने डायरी के जो पेजेस हैं उनको वो इसी दिन से लिखना स्टार्ट करती हैं। 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. These were the words of Annie Frank.
तो चलिए शुरू करते हैं उसकी डायरी के पार्ट से। आज डायरी में जो पहली एंट्री एनी ने करी है उसकी डेट है सैटरडे 28 जून 1942। चलिए शुरू करते हैं। तो उसने डायरी में लिखा है, डियर स्किटी, हमारी जो पूरी की पूरी क्लास है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, और शोर मचाने का कारण भी यह है कि जो टीचर्स हैं अब वो डिसाइड करने वाले हैं कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन जो है केप्ट बैक पीछे ही रह जाएगा। तो पूरी की पूरी क्लास में जो है शर्तें लग रही हैं, बेट्स लग रही हैं, कौन आगे जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो एनी कहती है कि जीएन और वो हंस रही थी क्लास में, ये जो सिलीनेस चल रही थी उसको देख करके। तो दो लड़के उनके पीछे बैठा करते थे जिनका नाम था CN और जैक्स। तो वो जो है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हॉलिडे की सेविंग्स को जो है दाव पर लगा दिया था कि कौन पास होने वाला है और कौन पास नहीं होने वाला है। तो कौन पास होगा कौन नहीं होगा यही क्लास में चलता रहता था। इवन GS प्लीडिंग ग्लेंसेस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट। तो एनी कहती है कि अगर आप उससे पूछें कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, तो एनी कहती है कि सच कहूँ कि लगभग अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, क्योंकि वो कहती है कि क्लास का लगभग एक क्वार्टर जो पार्ट है वो डमीज स्टूडेंट्स का है, कतई ख़त्म बुद्धि के हैं, तो उनको जो है आगे प्रमोट नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे एनी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि टीचर्स जो हैं इस दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। नो वन नोज व्हाट आर दे गोइंग टू डू, व्हाट विल दे डू, whom they will promote and whom they will not. Actually this is quite true. तो एनी कहती है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे कोई चिंता कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो श्योर है और उसकी जो सहेली है, जो भी सहेलियां हैं वो भी श्योर है कि वो तो जो है प्रमोट हो जाएगी। तो एनी कहती है कि मुझे और मेरी सहेलियों को तो टेंशन करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर थी कि वो तो पास हो ही जाएंगी। केवल एक सब्जेक्ट में उनको थोड़ा सा डाउट था और वो सब्जेक्ट था मैथ, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कह रही थी, एक दूसरे को कंसोल कर रही थी, हिम्मत बंधा रही थी, दैट देयर इज़ नो नीड टू बी पैनिक और टेंस, दे विल मेक इट। तो सीन ये है कि उसकी जो है बाकी के सारे टीचर्स के साथ में तो अच्छी बनती थी। यानी कह रही है कि शी वॉज गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल हर टीचर्स, उसकी बाकी के सारे टीचर्स जैसे बहुत अच्छी पढ़ती थी। तो उसके स्कूल में कुल मिलाकर के 9 टीचर्स थे, 7 तो जो मेल थे और 2 टीचर्स फीमेल थी। मिस्टर कीसिंग जो है उनको पढ़ाते थे मैथ, और वो जो है ओल्ड फोगी टाइप के टीचर थे। व्हाट इज ओल्ड फोगी? ओल्ड फोगी मीन्स एन ओल्ड फैशन्ड मैन। ओल्ड फैशन्ड मैन को ही बोलते हैं ओल्ड फोगी। तो मिस्टर कीसिंग मैथ पढ़ाते थे और थोड़े से ओल्ड फोगी टाइप के थे। तो न जाने क्यों वो एनी से युगों युगों से चिड़े हुए थे। ऐसा एनी फ्रैंको को लगता था कि भगवान जाने मैथ का टीचर मुझसे क्यों चिड़ा हुआ है, तो उसको ऐसा लगता था। तो लॉजिक उसका ये भी था कि शायद वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, और इतना ज़्यादा बात करती थी कि क्या बताएं। तो कई बार उसको वार्निंग्स मिल चुकी थी, और इसी जो टॉकेटिव नेचर है उसकी वजह से उसको बहुत बार जो है एक्स्ट्रा वर्क भी मिल चुका था, होमवर्क मिल चुका था। तो एक दिन मिस्टर कीसिंग ने जो है ये डिसाइड कर लिया है कि आई हैव हैड इनफ, नाउ आई हैव टू डू समथिंग ऑफ एनी। तो उन्होंने एनी को जो है एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जिस पर एनी को ऐसे लिखना था, और उस ऐसे का टाइटल था चैटर बॉक्स। तो एनी कहती है कि यार चैटर बॉक्स के ऊपर कोई आदमी क्या लिख सकता है, लेकिन फिर भी उसने जो है मिस्टर कीसिंग के साथ आर्गुमेंट नहीं किया। हैप्पीली वो टाइटल जो है अपने नोटबुक में लिख लिया और घर आ गई। तो शाम के समय जब उसने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था, तो तब उसकी नज़र पड़ी उस टाइटल पर, उस टॉपिक पर जो मिस्टर कीसिंग ने उसको असाइन करवाया था। तो वो जो है अपने फाउंटेन पेन की टिप को अपने दांतों से चबा रही थी और सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या लिखूं कि ये मेरा लिखा हुआ
पढ़ करके सुन करके मिस्टर कीसिंग कन्विंस हो जाए कि दरअसल बातचीत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ये टॉपिक अगर किसी और को मिलता तो एनी कहती है कि शायद वो एमलेसली यहाँ पर एक पूरे के पूरे पेजेस भर देता, लेकिन एनी ये सोचती है कि अगर मुझे असाइन किया गया है ये टॉपिक तो वो कुछ ऐसा लिखें जो प्रूव कर दे कि हाँ, टॉकिंग इज़ द बर्थ राइट ऑफ अ स्टूडेंट। तो उसने बड़ी मेहनत से काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद में 3 पेज का एक ऐसे लिखा जो मिस्टर कीसिंग ने, जो उनके मैथ के टीचर थे, उन्होंने असाइन करवाया था। और जब वो सेटिस्फाइड हो गई तो उसने उसको क्लोज कर दिया, यानी 3 पेजेस का एक ऐसे लिखा उन्होंने। तो इस ऐसे के अंदर एनी आर्ग्यू करती है कि हर एक स्टूडेंट का बर्थ राइट है, ट्रेट है कि वो बातचीत करेगा ही करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने बातचीत की उस जो है हैबिट को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन बातचीत करना हर एक स्टूडेंट का बर्थ राइट है। लेकिन एनी कहती है कि शी कांट कंट्रोल द हैबिट ऑफ टॉकिंग, क्योंकि उनकी जो मॉम है, उनकी जो मदर है, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। एनी कहती है कि उनकी जो मॉम है वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर की हैं। तो आगे वो कहती हैं कि भला वंश परंपरा में या आनुवांशिक एक जो ट्रेल होती है उसके अंदर जो गुण आपके अंदर पास ऑन हुए हैं उनको आप कैसे बदल सकते हो? अरे भाई, जब माँ बातूनी है तो बेटी भी बातूनी ही होगी, और इसमें वो कुछ नहीं कर सकती। तो अपने ऐसे में एनी ने आर्गुमेंट दिया कि whatever the abilities or whatever the habits or traits she is having of talk or so called as chatterbox, तो ये सब उसे जो है मिले हैं अपनी मॉम से, और ये मिले हैं ट्रेड्स, ये जो मिला है उसको मिला है आनुवांशिक एक लेगेसी के तहत पास ऑन उसके पास में हुआ है। तो मिस्टर कीसिंग ये आर्गुमेंट पढ़ करके बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। तो एनी कहती कि व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो मिस्टर कीसिंग ने दोबारा उनको जो है एक और ऐसे असाइन करवा दिया, और उस ऐसे का टाइटल था इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी कभी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। व्हाट इज चैटर बॉक्स? द वन हुज माउथ कैंट बी शट एट एनी मोमेंट और एनी हाउ और एनी मीन, दैट इज कॉल्ड चैटर बॉक्स। तो मिस्टर कीसिंग ने जो है उसको दोबारा एक दूसरा टॉपिक असाइन करवा दिया जिसका टाइटल था इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, यानी कभी ना सुधरने वाला बात करने वाला बच्चा या चैटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जब तीसरे लेसन की बात चली तो मिस्टर कीसिंग जो है इस हद तक उससे परेशान हो गए, तप गए, ये मान लीजिए कि उन्होंने फिर से एनी को जो है एक और टाइटल असाइन करवा दिया। एक्चुअली मिस्टर कीसिंग इस हद तक परेशान थे एनी से कि सबसे पहले एक टॉपिक दिया चैटर बॉक्स, जिसको एनी ने बड़ी ही कुशलता से और बहुत ही कलात्मक शैली के साथ में लिखा, जिसमें आर्ग्यू किया कि बातचीत करना कितना ज़रूरी है। फिर एनी ने उसके बाद दूसरे टॉपिक इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स पे भी एक ऐसा शानदार निबंध लिखा कि उस पर भी मिस्टर कीसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो तीसरी बार का टाइटल उन्होंने दिया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो पूरी की पूरी क्लास जो है ये वर्ड सुन करके दहाड़ मार करके हंसी, और ये शब्द सुन करके खुद एनी को भी बहुत तेज हंसी आ गई। तो एनी कहती है कि 2 बार ऑलरेडी उन्होंने जो है चैटर बॉक्स वाले टाइटल पर बहुत कुछ लिख दिया था, तो अब उनके पास में इस पर लिखने के लिए कोई ओरिजिनल कंटेंट था ही नहीं, तो बड़ी परेशान थी। तो उनका एक दोस्त था सैनी, जो काफ़ी अच्छी पोइट्री करता था, और उसने आगे आकर के एनी को ये प्रस्ताव दिया कि यार मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ये लिखने में। तो उन्होंने जो है उस पर्टिकुलर ऐसे को वर्स स्टाइल में लिखा, और शुरू से लेके एंड तक इतनी शानदार पकड़ और बेहतरी के साथ में लिखा
कि आप यकीन मानिए कि जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया था मिस्टर कीसिंग ने, बहुत ही रिडिकुलस सब्जेक्ट था जिस पर एक निबंध लिखना था, लेकिन अब की बार एनी ने इतना शानदार उस पर लिखा अपने दोस्त सैनी की सहायता से कि एनी का मकसद ये था कि मिस्टर कीसिंग जो है एनी का मजाक बनाना चाहते थे क्लास में, लेकिन अब की बार एनी पूरी तैयारी के साथ में थी और उसका मकसद ये था कि मिस्टर कीसिंग का ही मजाक बन के रह जाए, और लिखा भी उसने वैसा शानदार ही था। तो जब उसने अपनी पोएम को फिनिश किया, एक वर्स स्टाइल में लिखी थी, हालांकि टॉपिक क्वैक 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 पर था, टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। सैनी ने हेल्प करी, जो पोइट्री बहुत अच्छी करता था, पोइट्री की स्टाइल में बहुत अच्छा सा उन्होंने लिखा। और जब उन्होंने इस पोएम को फिनिश किया तो उन्होंने जब इसको खुद पढ़ा तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। तो ये जो है एक मदर डक के बारे में थी और एक फादर स्वान के बारे में थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, और उन बेबी डकलिंग्स को फादर स्वान ने केवल इसलिए मार दिया था, बिटन टू डेथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो जब ये पर्टिकुलर टॉपिक का राइटिंग मिस्टर कीसिंग को दिखाया गया तो ये पर्टिकुलर चीज़ ने मिस्टर कीसिंग के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डाला। लकीली मिस्टर कीसिंग जो हर बात पर एनी से चिढ़ा करते थे, अब की बार उन्होंने इस पोएम को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और उस पोएम की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। तो एनी की क्लास में भी करी और दूसरी और क्लासेस में भी उन्होंने इस पोएम को जो है सुनाया और इस पोएम की तारीफ करी। तब के बाद से मिस्टर कीसिंग के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव चेंज देखने को आया। अब वो एनी से चिढ़ते नहीं थे और ना ही एनी को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करवाते थे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। उल्टा हुआ ये कि मिस्टर कीसिंग खुद आजकल जो है जोक्स को क्रैक करते हैं और बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख किस्म के इंसान वो हो गए थे। So these were the final words of the text from the diary of the Annie Frank. So यहाँ पर एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एनी ने भी कहा था कि टॉकिंग इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिंगल स्टूडेंट, and I think she was absolutely right. I am a lecturer since last 20 years and I have seen so many students who can't sit in the class without talking. Okay, you can talk in the class, there is not a problem, but you have to keep your talking nature under control unless it is not making any sort of disturbance in the class. तो यहाँ पर एक यही है कि एनी एक बच्ची थी और एक बच्चे का दिमाग जो चीज़ महसूस कर रहा था, सोच रहा था, वही लिख रहा था, और शायद यही एक वजह रही है कि एनी ने जो भी लिखा वो बहुत जल्दी लोग उससे कनेक्ट करते हैं और इसी कनेक्टिविटी की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारी ही बात हो रही है। तो जो भी एनी ने कुछ महसूस किया था, झेला था, जो भी होलोकास्ट उस समय जर्मन्स के द्वारा यहूदियों पर हुआ था, तो वो सारे का सारा शब्द आपको उस दुनिया में ले जाता है जब वाकई में ये हो रहा था। शायद यही एक वजह रही कि एक 13-14 इयर्स की एक लड़की की राइटिंग, एक लेखनी, एक राइटिंग वर्क दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक में कन्वर्ट हो गया। और आज भी जब एनी को याद किया जाता है तो हमें याद आ जाता है उस होलोकास्ट को विक्टिम्स जिनके बारे में सोच करके ही आंख में आंसू आ जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर विद इट्स इन डेप्थ एनालिसिस। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।